15 अगस्त की सुबह दिल्ली का आसमान तिरंगे के रंग में डूबा हुआ था। लाल किले की प्राचीर पर फूलों की कतारें, ऊंचे स्पीकर में बजते देशभक्ति गीत और भीड़ में बच्चों की खिलखिलाहट। एक काला साया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, सिर से पांव तक बुरके में ढकी, हाथ में पुराना कपड़े का थैला और चाल में जैसे किसी गहरे बोझ का वजन। सीआरपीएफ के जवानों की नजर जब उस पर पड़ी तो उनकी निगाहें ठहर गईं। भीड़ की लहर में वह औरत अकेली सी दिख रही थी, लेकिन कदमों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। अचानक सुरक्षा घेरे ने उसे रोक लिया। आसपास खड़े लोग फुसफुसाने लगे, बुरके में शायद आतंकवादी है। कैमरे उसकी तरफ घूम गए, सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम शुरू हो गई। बच्चों के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई, लेकिन उस औरत के चेहरे पर घबराहट का नाम नहीं था। उसकी आंखें कहीं दूर लाल किले के शिखर पर टिकी थी, जैसे वहाँ कुछ ऐसा था जिसे छूना उसकी जिंदगी का मकसद हो। कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ घंटों में जो सच सामने आएगा वह उस भीड़ की ही नहीं बल्कि पूरे देश की सोच को बदल देगा। उसका नाम था आयशा परवीन, उम्र 32 साल। उसका जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के गांव अंगदपुर में हुआ था। मिट्टी की दीवारों वाला कच्चा घर, टपकती छत, बरसात में भीगे तख्त पर बिछी पुरानी दरी। माँ रुसाना बीबी खेतों में मजदूरी करती, पिता महबूब खान कबाड़ बीनकर बेचते। घर में 5 बहनों और एक छोटे भाई का बोझ और रसोई में अक्सर खाली बर्तन। बचपन से ही आयशा को पढ़ने का शौक था, लेकिन गांव के लड़कों के ताने, औरतों की हंसी और घर की तंगी सब ने उसकी राह मुश्किल बना दी। सुबह सुबह माँ के साथ खेत में घास काटना, दोपहर में छोटे भाई बहनों को संभालना और फिर 5 किलोमीटर दूर सरकारी स्कूल में पैदल जाना, यही उसका रोज का सफर था। नीली फीकी सलवार कुर्ता जिसे माँ ने कई जगह से सिलाई कर जोड़ा था, पैरों में चप्पलें भी कई बार उधार की, लेकिन आंखों में सपने। एक दिन इस गांव से बाहर निकलूंगी। गांव की औरतें कहती, लड़कियों का पढ़ लिख कर क्या होगा, लेकिन आयशा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पंचायत के चौपाल पर बैठकर बुजुर्गों की बातें सुनना, अखबार के फटे पन्नों से दुनिया की खबरें पढ़ना और कभी कभी मास्टर साहब से ऐसे सवाल पूछना जिनका जवाब देना मुश्किल हो, यही उसकी आदत थी। यही आदत गांव के दबंगों को खटकने लगी। एक बार तो उसके पिता को धमकी दी गई, अपनी लड़की को समझा लो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। महबूब खान चुप हो गए, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय इज्जत के। लेकिन रुसाना बीबी ने अपनी बेटी के सपनों पर ताला नहीं लगाया। खेत में दिन भर पसीना बहाकर रात को लालटेन की रोशनी में उसे पढ़ाती। भूख लगने पर कहती, तू खा ले, मुझे भूख नहीं है, जबकि वह दिन भर कुछ खाई भी ना होती। यही त्याग आयशा के दिल में आग की तरह जलता रहा। आयशा परवीन का बचपन मानो एक लगातार चलने वाली परीक्षा थी, जहां हर दिन उसके लिए नया सवाल खड़ा करता। कभी पेट की भूख का, कभी इज्जत बचाने का, कभी अपने सपनों को जिंदा रखने का। 5वीं कक्षा में पहुंचते ही पिता ने कह दिया था, बस अब हो गई बहुत पढ़ाई, घर का काम देखो। लेकिन माँ रुसाना बीबी ने जिद ठान ली कि उनकी बेटी मैट्रिक पास करेगी। इसी जिद ने पिता और माँ के बीच कई रातें झगड़ों में गुजारी। कई बार रुसाना बीबी को पड़ोसन के घर में रात काटनी पड़ी, लेकिन उन्होंने बेटी का स्कूल जाना नहीं रुकने दिया। मैट्रिक में उसने पूरे जिले में टॉप किया। यह खबर जब गांव में फैली तो कुछ लोग ईर्ष्या से जल गए और कुछ ने ताने देना शुरू कर दिया, अरे लड़की की किस्मत में पढ़ाई नहीं शादी है। लेकिन आयशा अब हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने शहर के इंटर कॉलेज में दाखिला लिया, जहां पहली बार उसे एहसास हुआ कि गरीबी सिर्फ कपड़ों और पैसों से नहीं, सोच से भी होती है। कई अमीर घरों की लड़कियां कॉलेज में जीन्स टॉप पहनकर आती, महंगे मोबाइल फोन पर बातें करती और वे अपनी पुरानी सलवार कुर्ते में, लेकिन पढ़ाई में सबसे आगे रहती। यहाँ तक कि एक प्रोफेसर ने उसे सलाह दी कि वह सिविल सेवा की तैयारी करे, लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि किताबों के लिए भी पैसे जुटाना मुश्किल था। फिर भी उसने ट्यूशन पढ़ाकर और स्टेशन पर बच्चों को पढ़ाकर अपने लिए किताबें खरीदी। कई रातें भूखे पेट बिताई, लेकिन पढ़ाई जारी रखी। फिर किस्मत ने झटका दिया। पिता बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ गए और घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। माँ खेतों में अकेले जाने लगी, भाई की पढ़ाई छूट गई और 3 बहनों की शादी की चिंता दिन रात रुसाना बीबी को खाती रही। ऐसे में आयशा का सपना धुंधला पड़ने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचा, अगर अभी उसने हार मानी तो उसकी माँ का सारा संघर्ष व्यर्थ हो जाएगा। इसी बीच गांव में एक एनजीओ आया जो गरीब लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाता था। आयशा ने उसमें दाखिला लिया और कुछ ही महीनों में इतनी कुशल हो गई कि घर के खर्चे में मदद करने लगी। लेकिन उसके मन में अब भी एक चिंगारी जल रही थी। वह थी अपने गांव से निकलकर
देश की राजधानी में कुछ बड़ा करने की। यह सपना तब हकीकत में बदलने लगा जब एक स्थानीय अखबार में एक छोटा सा पार्ट टाइम काम मिला। अखबार के लिए गांव-गांव घूमकर खबरें भेजना। इसी बहाने वह पंचायत, स्कूल, अस्पताल और पुलिस थाने के हालात को नज़दीक से देखने लगी और यहीं से उसने महसूस किया कि गरीब औरतों की सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाज़ होती है, बशर्ते वह आवाज़ डर से आज़ाद हो। इसी दौरान उसने अपनी लिखी एक रिपोर्ट में एक भ्रष्ट अधिकारी की करतूत उजागर की, जिसके बाद उसे धमकियां मिलने लगी। लेकिन इस घटना ने उसे और मजबूत कर दिया। धीरे धीरे वह जिला स्तर पर पहचानी जाने लगी और जब राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त के मौके पर एक सामाजिक प्रतिनिधि मंडल को आमंत्रण मिला तो उसमें आयशा का नाम भी शामिल था। उसने यह किसी को नहीं बताया, बस चुपचाप यात्रा की तैयारी की। इस यात्रा में उसने बुर्का पहनने का फैसला क्यों लिया यह किसी को नहीं पता था, यहाँ तक कि उसकी माँ को भी नहीं। माँ ने बस इतना कहा, बेटी सावधान रहना, यह दुनिया औरत के लिए आसान नहीं। और आयशा ने उनका हाथ पकड़कर जवाब दिया, माँ इस बार मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए जा रही हूँ। फिर वह ट्रेन में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। जैसे जैसे राजधानी करीब आती गई उसके दिल की धड़कनें तेज होती गईं। वह जानती थी कि लाल किले के प्राचीर पर पहुंचकर वह जो करने वाली है उसका असर दूर दूर तक जाएगा। लेकिन कैसे? लाल किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर सीआरपीएफ के जवानों ने जैसे ही आयशा परवीन को रोका, भीड़ का शोर एक पल को थम गया। मेटल डिटेक्टर से गुजरते लंबी बीप की आवाज गूंजी और चारों तरफ खामोशी फैल गई। जवानों ने उसे किनारे कर लिया। 2 महिला कांस्टेबल पास आईं और बुर्के के भीतर क्या है यह देखने के लिए कहा। आयशा ने धीमी आवाज में कहा, मैंने कोई गलती नहीं की है। यह सुनकर सब इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा, जांच में मना करने का मतलब है शक और बढ़ाना। उसे तुरंत एक अस्थायी जांच कक्ष में ले जाया गया। सोशल मीडिया पर तब तक उसकी तस्वीरें वायरल हो चुकी थी। लोग तरह तरह के अंदाजे लगा रहे थे। पकड़ लिया आतंकी, दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी। लेकिन उस बंद कमरे में सच का दरवाजा खुलने ही वाला था। महिला कांस्टेबल ने जब बुर्का हटाया तो सामने एक सांवली, थकी हुई लेकिन बेहद मजबूत नजरों वाली महिला थी। माथे पर पसीने की बूंदें, आंखों में आंसू, मगर उसमें डर का नाम नहीं था। उसने बुर्का और थैला टेबल पर रख दिया। थैले में सिर्फ एक पुरानी डायरी, कुछ दस्तावेज और एक मुट्ठी मिट्टी थी। जांच अधिकारी ने चौंक कर पूछा, यह मिट्टी किसकी है? आयशा ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, यह मेरे गांव अंगदपुर शहीद जवान की कब्र की मिट्टी है। मैं इसे लाल किले के तिरंगे के नीचे रखना चाहती थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने बताया कि उसके गांव के सिपाही सलमान हुसैन ने कारगिल युद्ध में शहादत दी थी, लेकिन उसका नाम सरकारी रिकॉर्ड में कहीं दर्ज नहीं हुआ। स्मारक बनाने का वादा सालों से अधूरा पड़ा था। उसने कई बार डीएम ऑफिस, पुलिस मुख्यालय और सांसद तक गुहार लगाई, मगर हर जगह सिर्फ आश्वासन मिला। अंत में उसने खुद तय किया कि वह गांव की मिट्टी लाल किले तक ले जाएगी ताकि आज़ादी के दिन उसका बलिदान तिरंगे के नीचे अमर हो सके। और बुर्का उसने इसलिए पहना ताकि बिना पहचान के भीड़ में निकल सके और वहां तक पहुंच पाए। अधिकारियों के चेहरे का भाव बदल गया और प्रोटोकॉल के बावजूद वरिष्ठ अधिकारी ने निर्णय लिया कि आयशा प्रधानमंत्री के भाषण के बाद मंच पर आकर अपनी बात रख सकेगी। बाहर अब भी भीड़ सोच रही थी, यह औरत आखिर निकली कौन? प्रधानमंत्री का भाषण समाप्त होते ही लाल किले पर ढोल नगाड़ों और भीड़ की आवाजें धीरे धीरे शांत हुई। मंच के पीछे से 2 महिला अधिकारी एक साधारण सलवार कुर्ता पहने, हाथ में कपड़े का थैला थामे आयशा परवीन को लेकर आई। मंच के किनारे खड़े अधिकारी ने माइक थामकर कहा, आज हम एक खास महिला को कुछ पल देने जा रहे हैं जो दूर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अंगदपुर गांव से हैं। इनकी कहानी सुनना जरूरी है। कैमरों का रुख उसकी ओर हो गया। मंच पर कदम रखते ही तेज धूप उसकी आंखों में पड़ी, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता और गरिमा थी। वह तिरंगे के पास पहुंची, झुककर अपने गांव की मिट्टी उसके नीचे रखी। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। माइक संभालते हुए उसने कहा, मेरा नाम आयशा परवीन है। मैं उस गांव से आती हूं जहां एक बेटे ने इस देश के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन उसका नाम न किसी सरकारी फाइल में है न किसी स्मारक पर। उसका नाम था सलमान हुसैन। आज मैं उसकी मिट्टी लेकर यहाँ आई हूँ ताकि पूरा देश जाने कि हमारे गांव में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने खून से तिरंगा सींचा है। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मैं कोई आतंकी नहीं, मैं एक बहन हूँ, एक बेटी हूँ और एक नागरिक हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे गांव का नाम, मेरे शहीद भाई का नाम इस देश की याद में दर्ज हो। ये सुनते ही भीड़ से भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। मंच पर बैठे मंत्री भी भावुक होकर खड़े हो गए और प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाया। यह पल देश के लिए सबक बन गया। बुर्के में छिपा चेहरा हमेशा खतरा नहीं होता,
कभी कभी वह भूला हुआ बलिदान और एक औरत की अड़िग हिम्मत भी हो सकता है।